सारी बातों का आधार है। शक्ति शांति का भी आधार है। शुभ कामों को करने के लिए भी शक्ति चाहिए। जो न दुख को दुख मन में मानता, धूल सुख की खोज की ना छानता, मोह आकर्षण भरे इस विश्व में राह अपने ध्येय की पहचानता, दूसरों के दुख को दूर करना, उसके लिए विष भी पीना जिसको स्वीकार है, ऐसे व्यक्ति को भी साधना के द्वारा शक्ति का अर्जन करना पड़ता है, क्योंकि साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है। शक्ति भी तो शांति का ही आधार है। ऐसे शक्ति उपासना का यह उत्सव है, विजय का यह उत्सव है, और संयोग है कि उसमें प्रमुख अतिथि के नाते उपस्थित श्रीमती संतोष यादव जी उसी शक्ति का, ऊर्जा का, चैतन्य का प्रतिनिधित्व करने वाली है। गौरी शंकर की ऊंचाई को 2 बार उन्होंने पाटा है। संघ के कार्यक्रम में ऐसे समाज की जो कर्तृत्व संपन्न, प्रबुद्ध, सबके लिए आदर्श उपस्थित करने वाली माता भगिनी है, उनको निमंत्रित करना, उनका उपस्थित रहना, उनका प्रमुख अतिथि बनना, यह डॉक्टर साहब के समय से ही चलता आ रहा है। श्रीमती अनुसुयाबाई काले हमारे कार्यक्रम में आ चुकी है। उस समय भारतीय महिला परिषद, इंडियन वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की उस समय की अध्यक्षा राजकुमारी अमृत कौर भी यहां के शिविर में आ चुकी है। दिसंबर 34 में शिविर हुआ था, उसमें भी अध्यक्षता ऐसी एक महिला ने की थी, और तब से चलता आ रहा है। इमरजेंसी के बाद अकोला शहर के भी एक उत्सव की अध्यक्षा, मैं वहां प्रचारक था उस समय, तो कुमुत्ताई रांगणेकर जी, औरंगाबाद की रहने वाली, उन्होंने विजयादशमी उत्सव का प्रमुख अतिथि पद भूषित किया था। क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है, तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं, हमने उनकी सक्रियता के दायरे को सीमित कर दिया, और बाद में जो विदेशी आक्रमण हुए, उन आक्रमणों की परिस्थिति में उनकी सुरक्षा के नाम पर इस बंधन को एक वैधता प्रदान हुई। आक्रमण की परिस्थिति चली गई, लेकिन बंधन हमने कायम रखे, उनको कभी मुक्त नहीं किया।
उनको जगत जननी मानना ठीक है, लेकिन इसका मतलब उनको पूजा घर में हम बंद करके रखे, बाहर ना आने दे, ये ठीक नहीं है। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। 2017 में विविध संगठनों में काम करने वाली और हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने सारे भारत का एक बहुत बड़ा मातृशक्ति का सर्वे किया था। सब प्रकार की महिलाएं उसमें उन्होंने सर्वे में ली थी, यानी सन्यासिनियों से लेकर तो बड़े बड़े उद्योग चलाने वाली महिलाओं तक सबको उसमें लिया था। भारतवर्ष में महिलाओं का इतना समग्र सर्वेक्षण ये पहली बार हुआ है। वो सर्वे प्रसिद्ध भी हुआ, उस सर्वे को सरकार के पास भी दिया गया। दिल्ली में ही उसका लोकार्पण निर्मला जी सीतारामन जी के हस्ते हाथ में हुआ था, मैं था वहां पर। उस सर्वे के निष्कर्ष भी यही है, जो सब पुरुष कर सकता है मातृशक्ति कर सकती है। मातृशक्ति जो सब कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकती, इतनी उनकी शक्ति है। और इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध बनाना, सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना। दुनिया भर में जो व्यक्तिवादी और स्त्री मुक्तिवादी आंदोलन चलते हैं, उनके 5वें फेज के बाद अब 6वां फेज चल रहा है, उसमें वो भी अपने दृष्टिकोण को अनुभवों से मोड़कर इसी रास्ते पर आ रहे हैं। और इसलिए उस मातृशक्ति के जागरण का महत्वपूर्ण काम अपने परिवार से प्रारंभ करते हुए सार्वजनिक कार्यों में, संगठन संस्थाओं में भी उसको लागू करते हुए हमको समाज के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उनके सहभाग से पूर्ण समाज की संगठित शक्ति खड़ी नहीं होगी। और पूर्ण समाज की संगठित शक्ति जब काम करने लगेगी, तब अपने देश के नवोत्थान के सारे प्रयास पूर्ण सफल होंगे, तब तक नहीं होंगे। आज हम उस नवोत्थान की आहट देख रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ गई है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ गई है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका के संकट में उसकी सहायता की, यूक्रेन के भूमि पर अमेरिका और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, उसमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए और जागतिक मानवता के हित को भी कम न करते हुए जिस प्रकार की भूमिका हमने रखी, हमारी बात सुनी जा रही है, हमारा वजन बढ़ रहा है, हमको बड़ा आनंद होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम उत्तरोत्तर सफल होते चले जा रहे हैं और स्वावलंबी होते चले जा रहे हैं। कोरोना की विपदा से बाहर आने के बाद अब हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पूर्व स्थिति पर आ रही है और वो आगे जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी दुनिया के सभी अर्थतज्ञ कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में भी नीतियों में जो अच्छा परिवर्तन आया है वो तो है ही, लेकिन हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स में और पैरा ओलंपिक्स में भी अपनी कर्तृत्व को दिखा रहे, विजय प्राप्त करके देश का नाम रोशन कर रहे। अभिमान से हमारा सीना फूल जाता है। अभी अभी दिल्ली में कर्तव्य पथ का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ। उसमें प्रधानमंत्री जी के भाषण में उन्होंने अपने देश के नवोत्थान के इस उदय काल के दृश्य को स्पष्ट किया है। सांस्कृतिक प्रतीक, आर्थिक प्रगति के प्रतीक, हमारे देश के स्वाभिमान के प्रतीक
स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना प्राणार्पण किया, उनके गौरव के प्रति कैसे कैसे खड़े हो रहे, उसके पीछे अपने समाज का कर्तृत्व कैसे दौड़ रहा है, इस सारा वर्णन आपने भी सुना है। इस नवोत्थान की आहट को सुनकर हम भी प्रसन्न होते हैं और हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ना है तो आत्मनिर्भर ऐसा शब्द उपयोग करते हैं हम। आत्मनिर्भर भारत की आहट हो रही है, लेकिन हमारी आत्मा क्या है उसकी स्पष्ट जानकारी चाहिए, गोलमोल नहीं चलेगा। क्योंकि आत्मनिर्भरता के पथ का प्रकाश वो आत्मा ही देती है। तो हम क्या है, हमारी आत्मा क्या है, इसकी जानकारी स्पष्ट, और शासन, प्रशासन, समाज, नेतृत्व, कार्यकर्ता, इन सब में समान प्रकार की होनी चाहिए। ऐसा होने से हमारा पथ स्पष्ट होता है। क्योंकि ये प्रगति का पथ सीधा तो नहीं होता है, कोई भी पथ सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको परिस्थिति से जाना पड़ता है, और परिस्थिति जैसी है वैसा ही जाना पड़ता है। यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए, डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है। तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है। मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो, खाई हो, कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा। ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे। तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की, अपने आत्मा की ये जानकारी, ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो। क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है, उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है। तो परस्पर समझदारी, विश्वास का भी वातावरण बनता है, और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है। तो उसके कारण संपूर्ण समाज में एक सहचित्तता का वातावरण बनता है, और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है। प्रत्येक व्यक्ति के और सामूहिक रूप से हमारे समाज के राष्ट्रीय चरित्र का ये महत्व का घटक है, सहचित्तता। इसलिए हमारे संगठन मंत्र में उसको स्थान है। समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सहचित्तमेषाम, समानम मंत्र अभिमंत्रमेवा। सब समान कहा है, चित्त अलग अलग हो सकता है, इसलिए वहां साथ मिलकर चलने का निश्चय यानी सहचित्तता, इसको बताया है। उस सहचित्तता के वातावरण में सबको साथ लेकर हमको चलना है। और जैसा मैंने कहा, चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है। दो प्रकार की बातों से साधारणतः सावधान रहना पड़ता है। पहली बाधा तो हम खुद रहते हैं, गतानुगतिकता स्वभाव की वो बाधा उत्पन्न करती है, रूढ़ि प्रियता के कारण वो बाधा आती है। समय बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ बदलता है, समय के साथ मनुष्य का ज्ञान भी बढ़ता है, और अज्ञान के कारण कुछ बातों की समझ जो थी वो समाप्त होती है, उसके जगह दूसरी नई समझ आती है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन रूढ़िबद्धता इस बात को रोकती है, और उसके अनुसार चलना तो है, लेकिन बदलकर चलने के चक्कर में बहुत कुछ पहले अनुभव से जो चलते आ रहा है उसमें जो शाश्वत होता है
जैसे हमारी अतिथि